Most welcome to our channel. Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT class 6 history textbook Our Pasts 1. Our Pasts 1. Book name is Our Pasts 1. Chapter 3 In the Earliest Cities. Chapter name is In the Earliest Cities. In the Earliest Cities. This chapter focuses on Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization. This chapter focuses on the Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, describing its unique urban planning. What is unique urban planning? Social structure and eventual decline. In the Earliest Cities chapter focuses on the Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, describing its unique urban planning. What is unique urban planning? Second one is social structure. First one is unique urban planning, social structure. Second one is social structure and third one is eventual decline. इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, तो ये चैप्टर फोकस करेगा ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, कब हुआ था, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, नोन एज द जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, डिस्क्राइबिंग इट्स यूनिक अर्बन प्लानिंग, जो इसकी यूनिक अर्बन प्लानिंग थी, शहरी जो व्यवस्था थी, प्लानिंग जो थी वो स्पेशल, उसमें क्या बात थी, और सोशल स्ट्रक्चर उस समय कैसा था, एंड इवेंचुअल डिक्लाइन, और वो कैसे डिक्लाइन हो गया, वो कैसे समाप्त हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। द सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर अर्लीस्ट सिटीज, इसे क्या कहा जाता था, अर्लीस्ट सिटीज कहा जाता था। द सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज थे उनको अर्लीस्ट सिटीज कहा जाता था। इन द सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन सिटीज को अर्लीस्ट सिटीज कहा जाता था। फ्लोरिशिंग अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ये कब की बात है, ये जो सिटीज़ बने थे ये 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले की बात है। नाउ डिस्कवरी द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। पहला जो सिटी डिस्कवर्ड हुआ उसको हड़प्पा नाम से जानते हैं। इन मॉडर्न डे जो पाकिस्तान में है 1921 में डिस्कवर हुआ था। कब हुआ था डिस्कवर्ड? 1921 में डिस्कवरी क्या हुआ था, तो द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर्ड हुआ था उसको हड़प्पा के नाम से जानते हैं, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। 1921 में ऐसा हुआ था। बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट साइट, चूँकि ये फर्स्ट साइट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, द सिविलाइजेशन इज ऑफन नेम्ड आफ्टर इट, इसीलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो चूँकि ये फर्स्ट सिटी जो था ना उसका नाम था हड़प्पा, एंड बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट सिटी, फर्स्ट साइट, ये फर्स्ट साइट था हड़प्पा, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम इसके नाम पे पड़ गया। Now location, these cities developed in the Indus Valley and along its tributaries. तो ये जो सिटीज़ थे ना इंडस वैली के अलोंग डेवलप हुए थे और इसके ट्रिब्यूटरीज जितने सारे हैं वहाँ पे ही इनका डेवलपमेंट हुआ था। लोकेशन क्या होगा इनका, दी सिटीज़ डेवलप्ड, ये सिटीज़ डेवलप्ड कहाँ की है, तो इंडस वैली के आसपास, इंडस जो रिवर है उसकी वैली में और इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके वैलीज़ में, यानी उनके आसपास जो है इनका डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए इन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। Now next topic is our planning of the cities. Planning of the cities. Let us describe it. हड़प्पन cities were characterized by remarkable urban planning. क्या था यहाँ पे स्पेशल, रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस हुआ था। हड़प्पन सिटीज़ जो थे वे करेक्टराइज्ड हैं बाय रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग, इनका अर्बन प्लानिंग बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था, एंड सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन, इनका कंस्ट्रक्शन भी बहुत बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड था। नाउ सिटी का स्ट्रक्चर उस समय कैसा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटी का स्ट्रक्चर कैसा था देखते हैं। मोस्ट सिटीज़ वेयर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, बहुत सारे सिटीज़ ना डिवाइडेड थे कितने पार्ट में, 2 और मोर पार्ट्स में। मोस्ट सिटीज़ वेयर डिवाइडेड इनटू 2, मिनिमम 2 और मोर पार्ट्स, कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में सिटीज़ डिवाइडेड थे। और ये पार्ट्स कौन कौन सा था, फर्स्ट पार्ट जो था वो सिटाडेल था, द सिटाडेल। द स्मॉलर, सिटाडेल के बारे में पढ़ते हैं।
द स्मॉलर बट हाइयर, ये स्मॉलर तो था बट हाइयर था, और ये वेस्टर्न पार्ट होता था, ये ध्यान रखना है, ये वेस्टर्न पार्ट था। सिटाडेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द स्मॉलर, ये स्मॉलर था लेकिन हाइयर था और वेस्टर्न पार्ट था, ध्यान रखना है। इट वॉज ऑफन बिल्ट ऑन अ रेज्ड फाउंडेशन, इसे कहाँ बनाया जाता था? रेज्ड फाउंडेशन पे, यानी उभरा हुआ ज़मीन पे बनाया जाता था। रेज्ड फाउंडेशन इसके नीचे होता था, मतलब बाकी प्लेस से ये थोड़ा सा ऊंचा जगह पे था। सिटाडेल जो है वो बाकी प्लेस से थोड़ा ऊंचा जगह पे था, तो इसीलिए इसको सिटाडेल कहते थे। सिटाडेल जो है वो स्मॉलर था लेकिन हाइयर था, वेस्टर्न पार्ट में था, एंड ऑफन बिल्ट ऑन अ रेज्ड फाउंडेशन, यानी उठा हुआ जो ज़मीन पे बनाया जाता था इसको। नाउ सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है द लोअर टाउन। लोअर टाउन के बारे में देखते हैं। लार्जर ये था बट लोअर था, लार्जर था बट लोअर था, ये लार्जर भी है लेकिन लोअर है, और ये ईस्टर्न पार्ट में होता है। कहाँ पे होता था? ईस्टर्न पार्ट में। द लोअर टाउन जो है वो लार्जर होता था, लोअर होता था, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में बना हुआ है। सिटाडेल के बारे में क्या पढ़े? ये स्मॉलर था, हाइयर था, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में था, और रेज्ड फाउंडेशन पे बनता था, लेकिन ये जो है ईस्टर्न पार्ट में सिंपल फाउंडेशन पे बनेगा, यानी लोअर टाउन कुछ यहाँ हो जाएगा और सिटाडेल जो होगा ये होगा उभरा हुआ रेज्ड जो फाउंडेशन है उस पर बना हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज द walls of the walls of the baked brick used to surround both parts were so well built that they have lasted for thousands of years। ये जो वाल बने हुए थे बेक्ड ब्रिक के बने हुए थे, वहाँ के जो वाल बने हुए थे बेक्ड ब्रिक के बने हुए थे। दैट मीन्स वे पके हुए ईंटों से बनाए जाते थे। अभी जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो जैसे बेक्ड ब्रिक का यूज़ करते हैं, वैसे ही उस समय भी वाल्स ना बेक्ड ब्रिक के बने हुए थे। यूज टू सराउंड बोथ पार्ट्स, जिसको यूज़ क्या चीज़ के लिए करते थे? सराउंड करने के लिए बोथ पार्ट्स को, यानी दोनों पार्ट जो है ना, जो सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में पढ़े, उसको सराउंड करने के लिए यानी घेरने के लिए बेक्ड ब्रिक का यूज़ होता था, वाल बनाए जाते थे, और ये इतने अच्छे बने होते थे, सो वेल बिल्ट दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि ये हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होते थे, यानी लास्टेड वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलेंगे, 1000 साल तक चलेंगे, इतने अच्छे वो सो बिल्ट बने हुए होते थे। So well built that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in the interlocking pattern। bricks कैसे लेड होते थे? interlocking pattern पे, यानी एक दूसरे को लॉक करके सेट किया जाता था। bricks ना interlocking pattern को फॉलो करते थे या उन पे बनाए जाते थे, interlocking pattern में उनको सजाया जाता था, लेड किया जाता था। which made the walls strong, जिससे वाल बहुत स्ट्रांग होता था। चूँकि ब्रिक्स को एक तो बेक्ड कर दिए पहले से, फिर इंटरलॉकिंग पैटर्न पे भी बना दिए, तो फिर क्या हुआ कि वाल बहुत स्ट्रांग हो जाता था उनका। तो दीज आर द स्पेशल क्वालिटीज़, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट टाइम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या था देखते हैं। तो स्पेशल स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है ग्रेट बाथ के बारे में। द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में ये है। द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द सिटाडेल। कहाँ पे ये था? सिटाडेल में। तो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होता था, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होता था सिटाडेल में, लाइंड विद ब्रिक्स, जो ब्रिक्स से लाइंड होता था, कोटेड विद नेचुरल टार, कोटेड क्या चीज़ से होता था? नेचुरल टार से, एंड मेड वाटर टाइट, और ऐसे बनाया जाता था कि वाटर इसमें टाइट हो, मतलब वाटर प्रूफ टाइप का बन जाए वो। और इट वाज लाइकली यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बाथिंग। इसको गेस करके बताया जा रहा है कि इसको लाइकली यूज्ड किया जाता होगा स्पिरिचुअल रिचुअल बाथिंग में। तो अभी हम लोग ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। द ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। और लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होता था। कैसा टैंक होता था? लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द सिटाडेल, जो कि कहाँ होता था? सिटाडेल में। जो सिटाडेल हम लोग पढ़े थे कि लोअर टाउन के बगल में वो रेज्ड फाउंडेशन पे होगा, ये लोअर टाउन होता था और ये सिटाडेल होता था। तो सिटाडेल में ही ये ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो बनाया जाता था। लाइंड विद ब्रिक्स, जो ब्रिक्स से लाइंड होता था, और कोटेड क्या चीज़ से करते थे? नेचुरल टार से, और ऐसे उसको बनाते थे कि वाटर टाइट हो, यानी वाटर प्रूफ हो जाए, वाटर प्रूफ हो जाए। इट वाज लाइकली यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बाथिंग, और ऐसा गेस किया जाता है कि इसको रिचुअल बाथिंग के लिए, धार्मिक कोई वर्क के लिए उस समय सब कोई जो एज लाइक राजगीर में जैसे कुंड है वैसे टाइप का बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था, यानी रिचुअल, स्पेशल रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था। नाउ सेकेंड क्या है?
फायर अल्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। फाउंड एट साइट्स लाइक कालीबंगन, ये कहाँ पाया जाता था फायर अल्टर्स, तो ये कालीबंगन साइट पे पाया गया। एंड लोथल और कालीबंगन में पाया जाता था। सजेस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी इससे हम लोग को सजेशन मिलता है कि उस समय परफॉर्मेंस होता होगा सेक्रीफाइसेस का। यानी फायर अल्टर्स से हम लोग को ये मिलता है, कहाँ पे मिला था ये फायर अल्टर्स, तो कालीबंगन और लोथल में। इससे हम लोग को सजेस्ट क्या करता है कि परफॉर्मेंस उस समय भी सेक्रीफाइसेस का होता होगा, यानी बलि उस समय भी दी जाती होगी। नाउ तो अभी फायर अल्टार्स के बारे में पढ़ रहे थे। फाउंड एट द, कहाँ पाया जाएगा कालीबंगन एंड, कहाँ पाया जाता था तो कालीबंगन एंड लोथल में पाया गया। एंड सजेस्टिंग कर रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस वहाँ होता था। नाउ थर्ड क्या है स्टोर हाउसेज। थर्ड क्या है स्टोर हाउसेज फाउंड इन हड़प्पा, ये कहाँ कहाँ पाया गया हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में एंड लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल में पाया जाता था। स्टोर हाउसेज कहाँ कहाँ पाया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल में पाया गया। इंडिकेटिंग ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि स्टोरेज जो होता था ग्रेन का वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता था। स्टोर हाउस जो है जो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में पाया गया, वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज ग्रेन्स का उस समय होता था, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग उस समय ग्रेन का स्टोरेज किया जाता था उन लोगों के द्वारा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक इज द स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज। स्ट्रीट्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ का उस समय स्ट्रीट कैसा होता था, मैनेज कैसे होता था, और ड्रेनेज का मैनेजमेंट कैसे होता था। नाउ तो स्ट्रेट रोड्स, उस समय जो रोड्स थे ना स्ट्रीट्स थे, स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट ऑन अ ग्रीड पैटर्न। स्ट्रीट्स कैसे होते थे, गलियाँ कैसी होती थी, ग्रीड पैटर्न पे बने होते थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वहाँ के जो स्ट्रीट थे ना वो स्ट्रेट रोड होते थे, यानी स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट इन अ ग्रीड पैटर्न। स्ट्रीट्स ऐसे बनाए जाते थे कि ग्रीड पैटर्न बने। ग्रीड पैटर्न क्या होता है, जैसे बहुत सारे रोड हैं और वो 90 डिग्री पे कट करेंगे तो उसको ग्रीड पैटर्न बोलेंगे। कटिंग अक्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स, यही अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे, यानी हर एंगल जो है ना, हर रोड का एक दूसरे से एंगल बनेगा राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे बनेगा। स्ट्रेट रोड्स का मीनिंग क्या है, स्ट्रीट्स वेयर उस समय जो बनाए गए थे वो स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट इन अ ग्रीड पैटर्न, ग्रीड पैटर्न पे वो बनाए गए थे और जो वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। कटिंग अक्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। ना इसके बाद क्या है कवर्ड ड्रेन्स। ड्रेन्स उस समय कैसा होता था, तो कवर्ड ड्रेन का यूज़ किया जाता था। द ड्रेनेज सिस्टम उस समय जो यूज़ होता था वाज यूनिक, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का जो था यूनिक था। ड्रेनेज सिस्टम वाज यूनिक। हाउसेज हैड देयर ऑन ड्रेन्स, सब घर के पास जितने भी हाउसेज होते थे उनका अपना ड्रेन होता था, ऑन ड्रेन, विच कनेक्टेड टू अ मेन स्ट्रीट ड्रेन्स, जो कनेक्टेड होता था मेन स्ट्रीट ड्रेन से। जितने भी घर होते थे ना हाउसेज हैड देयर ऑन ड्रेन्स विच कनेक्टेड, जो कि आगे जाके कनेक्ट होता था क्या चीज़ से, मेन स्ट्रीट ड्रेन से, यानी गली के ड्रेन से, गली के नाले से वो कनेक्ट हो जाता था। दीज ड्रेन्स वेयर कवर्ड, ये ड्रेन्स कवर्ड भी होते थे। ये ड्रेन यानी ड्रेन का ना कवर होता था, ड्रेन का कवरिंग किया जाता था। हैड इंस्पेक्शन होल्स फॉर क्लीनिंग, उनमें इंस्पेक्शन होल्स भी होता था क्लीनिंग के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं कोई क्लीनिंग का प्रोसेस हो, तो इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे उसके लिए कि कभी भी उसको साफ़ किया जा सकता है। नाउ दिस सिस्टमैटिक प्लानिंग वाज एक्सेप्शनल फॉर द टाइम, उस समय के लिए बहुत एक्सेप्शनल है, क्योंकि अभी इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब हमारे पास है तब भी बहुत जगह ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर उस समय ये सब चीज़ यूज़ होता था तो हम ये समझ सकते हैं ये कितना एक्सेप्शनल उस समय के लिए है, कितने वेल मेंटेन्ड वो लोग ड्रेनेज रखते थे, स्ट्रीट्स रखते थे, यानी वेल सेटल्ड वो लोग थे पहले से। बहुत अच्छा वो अर्बन प्लानिंग किया हुआ था उनका। तो अभी हम लोग कर रहे थे कवर्ड ड्रेन्स के बारे में टॉपिक देख रहे थे। तो ड्रेनेज सिस्टम उनका कैसा था, यूनिक था। हाउसेज हैड देयर ऑन ड्रेन्स, हाउसेज के पास अपना ड्रेन्स होता था, कनेक्टेड होता था वो मेन स्ट्रीट ड्रेन में, यानी गली के जो ड्रेन है ना उसमें वो नाला में कनेक्ट रहता था। और ये ड्रेन्स कवर्ड होते थे, उनके पास इंस्पेक्शन होल्स होता था कि क्लीनिंग किया जा सके कभी भी, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया गया और फिर क्लीनिंग का कोई प्रोसेस नहीं। वो लोग एकदम वेल मेंटेन करके कोई भी चीज़ प्लानिंग करते थे। तो ड्रेन्स में कवर तो होता था और इंस्पेक्शन होल भी होता था क्लीनिंग के लिए। दिस सिस्टमैटिक प्लानिंग वाज एक्सेप्शनल फॉर द टाइम, उस समय के लिए ये बहुत एक्सेप्शनल माना जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी, रूलर्स एंड स्क्राइब्स,
रूलर्स एंड स्क्राइब्स। पहला जो इसमें पढ़ना है सब टॉपिक रूलर्स एंड स्क्राइब्स देखते हैं। द सिटी वॉज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिटी जो रूल होता था वो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रूल होता था। सिटी को रूल कौन करते थे? ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोग के समूह ना उसको रूल करते थे। सिटी को कौन रूल करता था? ग्रुप ऑफ पीपल। लाइकली द रूलर्स, रूलर्स के द्वारा ही होते थे लेकिन ग्रुप में वो होते थे। हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, जो प्लानिंग करते थे क्या चीज़ का? कंस्ट्रक्शन करेंगे जो स्पेशल बिल्डिंग बनेगा उस सब का प्लानिंग करते थे। यानी सिटी उस समय रूल होता था ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, लाइकली रूलर्स होते थे वो, एंड जो प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, जो स्पेशल बिल्डिंग बनेगा उसके कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग करते थे। नौ स्क्राइब्स में क्या है? स्क्राइब्स कौन होते थे? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट द हरप्पन स्क्रिप्ट। पीपल ऐसे लोग जो जानते थे, हु न्यू हाउ टू राइट कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए हरप्पन स्क्रिप्ट, उन्हीं को स्क्राइब्स कहते थे। एंड हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स, और वो हेल्प करते थे सील बनाने में। पॉसिबली रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स जो है ना उन पे लिखने में हेल्प करते थे। तो स्क्राइब्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्क्राइब्स कौन होते थे? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट द हरप्पन स्क्रिप्ट, यानी हरप्पन स्क्रिप्ट लिखने वाले जो लोग थे, जो हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में जानते थे, उन्हीं स्क्राइब्स कहा जाता था। विच रिमेन्स अनडेसिफर्ड, जो अभी भी अनडेसिफर्ड है। रिमेन्स अनडेसिफर्ड का मतलब कि अभी भी उनको पढ़ा नहीं जा सका है, हरप्पन स्क्रिप्ट को अभी भी हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। एंड वो लोग जो स्क्राइब होते थे ना वो जानते थे कि हरप्पन स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है। एंड हेल्प प्रिपेयर्ड द सील, और सील को बनाने में मदद करते थे। पॉसिबली रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और अलग मटेरियल पे भी, अदर मटेरियल्स पे भी वो लिखते थे। और उनका जो स्क्रिप्ट है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अभी तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मीन्स कि अभी तक हम लोग उनको सुलझा नहीं पाए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। नौ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस। क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन देखते हैं वहाँ का कैसा था। तो क्राफ्ट्स पर्सन कौन होते थे? मेड वेरियस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग स्टोन, सेल, मेटल। मेटल में कौन कौन सा मेटल यूज़ होता था? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये चारों मेटल यूज़ होते थे वहाँ। क्राफ्ट्स पर्सन कौन होते थे? जो ऐसे लोग जो मेड वेरियस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग स्टोल्स, स्टोन, सेल और मेटल्स एंड मेटल्स, यानी ऐसे लोग जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाते थे उनको क्राफ्ट्स पर्सन कहते हैं। यूज़ क्या चीज़ करके? तो स्टोन का यूज़ करके, सेल का यूज़ करके और मेटल का यूज़ करके। मेटल में कौन कौन सा मेटल? तो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, ये सब यूज़ करके, स्टोन, सेल और मेटल यूज़ करके जो वेरियस ऑब्जेक्ट बनाने वाले लोग थे, दैट इज़ कॉल्ड क्राफ्ट्स पर्सन। नौ अब देखते हैं मेटल्स के बारे में क्या दिया हुआ। गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल्स के बारे में क्या दिया हुआ है कि गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, यानी ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज़ होता था उस समय भी। एंड वेजल्स, यानी गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स, बर्तन भी बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स भी बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का उस समय यूज़ होता था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज टू मेक टूल्स, लेकिन कॉपर जो है और ब्रॉन्ज जो है दोनों यूज़ होता था क्या चीज़ बनाने में? टूल्स बनाने में, वीपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। एंड वेजल्स, इनके भी बर्तन बनते थे, ऑर्नामेंट्स भी बनता था, लेकिन मेनली जो है गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करते थे ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में और वेजल्स यानी बर्तन बनाने में। कॉपर एंड ब्रॉन्ज को यूज़ क्या चीज़ के लिए किया जाता था? तो टूल्स बनाने में, वीपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स बनाने में। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? तो बीड्स एंड सील्स। बीड्स और सील्स कैसे बनते थे, क्या चीज़ से बनाए जाते थे, देखते हैं। बीड्स एंड सील्स फेमस फॉर मेकिंग इंट्रिकेट बीड्स, इंट्रिकेट बीड्स एंड सील्स, ये बहुत फेमस थे यहाँ के लोग। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट यानी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का बीड्स बनाने में, बहुत स्पेशल बारीक डिज़ाइन वाले बीड्स बनाने में, सील्स बनाने में बहुत फेमस थे ये लोग। मेड ऑफ स्टोन्स, सील क्या चीज़ का बनता था? मेड ऑफ स्टोन्स, यूजुअली रेक्टेंगुलर होता था ये, और एनिमल कार्व्ड ऑन देम, एनिमल इस पर बनाया जाता था। अभी भी आपको सील मिलेगा, कभी बुक में भी दिया हुआ है कि सील मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा उसमें कि स्टोन का बना हुआ होता था, रेक्टेंगुलर पार्ट होता था। कैसा होता था? रेक्टेंगुलर सील बनाए जाते थे जिनमें एनिमल कार्व्ड होता था, इनमें एनिमल को खुरच के बनाया जाता था। तो अभी हम लोग बीड्स एंड सील्स के बारे में कर रहे हैं। तो बीड्स एंड सील्स क्या है?
तो बीड्स और सील्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फेमस फॉर मेकिंग इंट्रिकेट बीड्स, वो लोग बहुत फेमस थे इंट्रिकेट बीड्स बनाने के लिए। इंट्रिकेट मीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स बारीक डिज़ाइन होता है, वो बीड्स पे बनाते थे। और सील्स भी बनाते थे वो मेड ऑफ स्टोन। सील्स क्या क्या चीज़ के बनाते थे? स्टोन के बनाते थे, जो यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप का होता था। कैसा शेप का होता था? रेक्टेंगुलर शेप का, विद एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उस पे एनिमल को भी कार्व वो लोग करते थे। ना फार्मिंग के बारे में देखते हैं, उस समय फार्मिंग कैसा था। तो फार्मिंग, फार्मर्स एंड हर्डर्स लिविंग इन द कंट्री साइड सप्लाइड फूड्स टू द सिटी पीपल। फार्मर जो थे, किसान थे, और हर्डर जो जंतु पालने वाले थे, जीव जंतु जो कैटल को रेयर करते थे, वो लिव कहाँ करते थे? कंट्री साइड में, यानी देश के किनारे। कंट्री साइड में वो, यानी गांव में वो ये करते थे, कंट्री साइड में लिव करते थे, और सप्लाई करते थे फूड टू द सिटी पीपल, और सिटी के पीपल को फूड सप्लाई करते थे। यानी इनका लोकेशन भी है, और ये वर्क क्या करते थे ये भी बताया हुआ है कि बुक में आपको बताया हुआ है कि फार्मिंग जो है वो फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो लिव कहाँ करते थे? कंट्री साइड में। सप्लाई करते थे फूड टू द सिटी पीपल, सिटी पीपल को सप्लाई करते थे फूड। नाउ दे ग्रीव व्हीट बार्ली, वो क्या क्या उपजाते थे? तो व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीशेम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सारा वो लोग ग्रो करते थे। दे ग्रीव व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीशेम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सब वो लोग उपजाते थे। नाउ अब नेक्स्ट है कॉटन के बारे में। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन ऑन मेहरगढ़। ना इसके बाद कॉटन के बारे में देखते हैं। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, कहाँ पे ये उपजाया जाता था? प्रोबेबली ये ग्रोन हुआ पहली बार कहाँ पे? मेहरगढ़। फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो, 7000 साल पहले की बात है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो, कितने साल पहले? 7000 साल पहले की बात है। सबसे पहली बार कॉटन जो है मेहरगढ़ में ही उपजाया गया था। नाउ पीसेज ऑफ कॉटन क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच्ड टू सिल्वर वेजेस एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? पीसेज ऑफ कॉटन क्लॉथ के पीसेज मिले हैं, जिनमें अटैच क्या है? सिल्वर के वेज बने हुए उसमें अटैच हैं, और कॉपर के ऑब्जेक्ट भी अटैच हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है इसका? मोहनजोदड़ो में इसके एविडेंस मिले हैं, जो पीसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ देखने को मिले हैं, जिनमें फॉन्ड अटैच, यानी उनमें अटैच क्या था? सिल्वर वेज था, और कॉपर ऑब्जेक्ट भी उसमें अटैच थे। और कॉटन सबसे पहली बार ग्रोन कहाँ हुआ था? तो प्रोबेबली इसके बारे में बात की जा रही है कि ये मेहरगढ़ में सबसे पहले ग्रोन किया गया था, और 7000 ईयर्स अगो की बात है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर थर्ड टॉपिक इज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के बारे में देखते हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? लोकल रिसोर्सेज क्या होते थे, और इम्पोर्टेड रिसोर्सेज। तो रॉ मटेरियल जो है दो तरीके से प्राप्त होता था। एक होता था लोकल रिसोर्सेज, एक होता था इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट करके भी मंगाते थे। लोकल रिसोर्सेज में क्या है? क्ले फॉर द पॉटरी एंड सम स्टोन्स। क्ले पॉटरी के लिए, क्ले से क्या बनता था? पॉटरी बनाते थे, और सम स्टोन्स जो है ना लोकल ही मिल जाता था। लोकल रिसोर्सेज दैट मीन्स लोकल ही ये सब प्राप्त हो जाता था क्ले पॉटरी के लिए, और सम स्टोन्स प्राप्त हो जाते थे। ना इम्पोर्टेड रिसोर्सेज जो है, इम्पोर्टेड रिसोर्सेज यानी रिसोर्स जो मंगाए जाते थे बाहर से, वो कौन कौन से थे? तो दे ब्रॉट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, वे जो हैं डिस्टेंट प्लेसेस से, दूर दूर के स्थानों से ब्रॉट रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल मंगवाते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट रिसोर्सेज के लिए वे ब्रॉड करते थे रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, दूर के जगह से रॉ मटेरियल मंगवाते थे। कौन कौन सा रॉ मटेरियल और कहाँ कहाँ से मंगाते थे ये देखिए। कॉपर जो है वो राजस्थान और ओमान से, यानी वेस्ट एशिया से मंगवाते थे। कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान से एंड ओमान से, जो वेस्ट एशिया में पड़ता है। गोल्ड कहाँ से आता था? गोल्ड कर्नाटका से भी मंगवाते थे। टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से एंड ईरान से। मिक्स्ड विद कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज, और टीन को ही वो फिर कॉपर से मिक्स करके ब्रॉन्ज बना लेते थे। ब्रॉन्ज बहुत बार देखने को मिलेगा इसमें। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तो टीन वो मंगवाते थे अफगानिस्तान और ईरान से, उसको मिक्स कर लेते थे कॉपर से, और बन जाता था क्या? ब्रॉन्ज। ना उसके बाद क्या है?
प्रीसियस स्टोन्स वो कहाँ से मंगवाते थे? तो गुजरात से, ईरान से एंड अफ़गानिस्तान से। यानी प्रीसियस स्टोन जो है वो गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे, इंपोर्ट करवाते थे। तो दो तरह का रिसोर्सेज अभी हम लोग पढ़े रॉ मटेरियल में। एक लोकल रिसोर्सेज है जो पॉटरी के लिए क्ले और सम स्टोन्स जो है वो लोकली मिल जाता था, आसपास में ही मिल जाता था। और एक पढ़े इंपोर्टेड रिसोर्सेज के बारे में। तो वो इंपोर्टेड रिसोर्सेज कहाँ से मंगवाते थे? रॉ मटेरियल होता था जो डिस्टेंट प्लेसेस से मंगवाते थे, जिसमें कॉपर, गोल्ड, टीन और प्रीसियस स्टोन्स के बारे में पढ़े। कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान एंड ओमान। ओमान जो है वेस्ट एशिया में है, जिससे वो कॉपर मंगवाते थे। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से गोल्ड आता था। टीन कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान एंड ईरान से आता था और मिक्स कर लेते थे कॉपर में, तो उससे ब्रॉन्ज बना लेते थे। प्रीसियस स्टोन कहाँ से आता था? तो ये आता था गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन यानी सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ, तो सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हुआ देखते हैं। अराउंड 39 ईयर्स अगो, 3900 साल पहले की बात है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन सॉ द बिगिनिंग ऑफ इट्स एंड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ना बिगिनिंग स्टार्ट हो गया। अराउंड 39 ईयर्स अगो द हड़प्पन सिविलाइजेशन सॉ, क्या देखा? बिगिनिंग ऑफ इट्स एंड, यानी इसका एंड जो है स्टार्ट हो गया 3900 ईयर्स अगो। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी सिटीज़। लोग ना बहुत जगह रहना छोड़ दिए, बहुत सारे सिटीज़ में रहना छोड़ दिए। लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए? पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी सिटीज़, यानी लोग ना रहना बंद कर दिए बहुत सारे सिटीज़ में। क्यों? देखते हैं आगे। दूसरा क्या है कि राइटिंग, सील्स मेकिंग एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज्ड। राइटिंग, सील्स मेकिंग और वेट्स जो है ना वो आगे यूज़ नहीं किया जाने लगा, यानी वो भी यूज़ करना बंद कर दिए। हॉसेस वेयर पुअरली बिल्ट। हॉसेस ना पुअरली बिल्ट होते थे, उसके बाद में क्या हुआ? हॉसेस बुरी तरह से बनाए जाने लगे। पॉसिबल कॉजेज़ फॉर डिक्लाइन। पॉसिबल कॉज क्या क्या है डिक्लाइन का, ये देख लेते हैं। द एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है, केवल हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। केवल हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। केवल हम लोग सजेशन ही कर सकते हैं, पॉसिबल कॉज ही बता सकते हैं। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है किसी को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय, कि ना लोग हैं, ना वहाँ का इंस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ डेसिफर्ड भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट बताए थे इससे पहले। तो पॉसिबल कॉज डिक्लाइन का क्या है ये किसी को नहीं पता है। पॉसिबल कॉज सॉरी पता है, बट एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है। द एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन बट थ्योरीज इंक्लूड। थ्योरीज से पता चलता है कि क्या क्या उनका पॉसिबल कॉज था डिक्लाइन का। वो देखिए, पहला कॉज जो बताया जाता है थ्योरीज से, द ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, यानी नदियों का सूखना। द ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो है इंडस और इसकी सहायक नदी जितनी सारी थी वो लगातार ड्राई हो रहे थे, यानी ड्राइंग अप हो रहे थे रिवर्स। तो ये एक पॉसिबल कॉज माना जा सकता है कि रिवर्स ड्राई हो गया होगा, तो वो डिक्लाइन हो गए होंगे, उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो समाप्त हो गई होगी। डिफॉरेस्टेशंस, यानी फॉर फ्यूल और ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या होता था? फॉरेस्ट को कट करना लार्ज स्केल पे, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, ये भी डिक्लाइन का कॉज हो सकता है। क्या चीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया होगा? तो फ्यूल के लिए एंड ग्रेजिंग के लिए। फ्यूल और ग्रेजिंग के लिए जो फॉरेस्ट को वो डिफॉरेस्ट किए हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन किए होंगे लार्ज स्केल पे, तो ये भी एक पॉसिबल कॉज था डिक्लाइन का, ये माना जा सकता है। थर्ड जो कॉज था वो क्या माना जा सकता है? पॉसिबल कॉज फ्लडिंग, यानी बाढ़ आ गया होगा, वहाँ लार्ज स्केल पे फ्लडिंग आ गया होगा, ये भी डिक्लाइन का कॉज हो सकता है। फोर्थ क्या हम लोग मान सकते हैं डिक्लाइन का कॉज? तो शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज, यानी नदियों का जो मार्ग है ना वो बदल गया होगा, यानी रिवर का कोर्स जो है जिधर से बह रही है उसका मार्ग जो है वो बदल गया होगा, मान लीजिए वो चेंज कर ली होगी अपना डायरेक्शन, तो इससे क्या हुआ होगा? शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज से भी पॉसिबल डिक्लाइन का वो हम मान सकते हैं रीज़न। और फिफ्थ क्या है हमारा? द फाइनल कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल रूलिंग स्ट्रक्चर। जो सेंट्रल रूलिंग स्ट्रक्चर जो है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इसके बारे में, कैसे रूल होता था वहाँ पे, तो वो डिक्लाइन कर गया होगा, वो फाइनल कोलैप्स हो गया होगा। फाइनल कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल रूलिंग स्ट्रक्चर, रूलिंग स्ट्रक्चर जो उनका फाइनल कोलैप्स हो गया होगा, इसीलिए हो सकता है कि ये जो सभ्यता है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो पॉसिबली डिक्लाइन हो गई होगी,
मतलब एक कॉज ये भी माना जा सकता है। नाउ द सिविलाइजेशन कंटिन्यूड इन सम एरियाज़, ऐसे सिविलाइजेशन जो है ना कंटिन्यूड, कुछ एरियाज़ में कंटिन्यू भी रहे जैसे कि गंगा वैली में, बट द सिग्नेचर फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वैनिस्ड हो गया। सिविलाइजेशन जो है इसी का बची खुची कहीं कहीं रही। सिविलाइजेशन कंटिन्यूड इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में अभी भी बची हुई रही उसके बाद भी, जैसे कि गंगा वैली में सिविलाइजेशन बच गई, बट सिग्नेचर फीचर जो मेन फीचर वाली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ऑफ द हड़प्पन कल्चर वो वैनिस्ड हो गई। लेकिन मेन जो सिग्नेचर फीचर वाली जो हड़प्पन कल्चर थी ना वो वैनिस्ड हो गई, गायब हो गई। तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पॉसिबल कॉज डिक्लाइन का क्या क्या है। तो एग्जैक्ट कॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि ये किसी को नहीं पता है। ये जो हम लोग केवल पॉसिबल ही कॉज बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन थ्योरीज से कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ड्राइंग ऑफ रिवर्स पहला देखे हम लोग, डिफॉरेस्टेशन देखे दूसरा, तीसरा देखे फ्लडिंग, फिर फोर्थ देखे कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज, और फिफ्थ में क्या देखे कि फाइनल कोलैप्स हो गया होगा सेंट्रल रूलिंग स्ट्रक्चर का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पॉसिबल कॉज क्या क्या है डिक्लाइन का। ये ऑल टॉपिक्स था, दीज आर ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर liking, sharing, watching, subscribing. A lot of thanks again and again. We will meet in next chapter.